आज इस लेक्चर में चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर पदार्थों, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय में चुंबकत्व की व्याख्या। पहला है अनुचुंबकत्व की व्याख्या। इन पदार्थों के परमाणुओं का कम से कम एक ऑर्बिटल अवश्य अयुग्मित होता है, इसलिए इसका प्रत्येक परमाणु एक परमाणुीय चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यानी इसकी जो ये पदार्थ जो होते हैं, इनके परमाणुओं का जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य होता है, और इन परमाणुओं के कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस प्रकार पाए जाते हैं कि जो एक स्पिन दिशा में चक्कर लगाते हैं, एक स्पिन दिशा में होते हैं, और विपरीत दिशा में चक्कर करने वाले इलेक्ट्रॉन के पूरे युग्म नहीं बनते हैं, इनका पूरा युग्म नहीं बन पाता है, इसलिए इन परमाणुओं का परमाणुीय चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है। अब अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक चुंबकीय द्विध्रुव अथवा एक निर्बल एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसे परमाणुीय चुंबक कहते हैं। ये ठीक है। परंतु ऊष्मीय विक्षोभ के कारण सभी परमाणुीय चुंबक की दिशाएं अनियमित रूप से अविन्यस्त इधर उधर रहती है। यानी इनके जो है परमाणु, इनकी जो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण ये पदार्थ कई, जैसे कोई पदार्थ हो सकता है ये तो ये जैसे गैस हो सकते हैं। अगर गैस है तो इनके परमाणु अनियमित गति करते हैं, और यदि ये ठोस हैं ये परमाणु कंपन करते हैं। यह विक्षोभ परमाणुओं के चुंबकीय संरेखण को अव्यवस्थित करता है, और ये अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व तो बहुत कम हो जाता है, जो बाह्य क्षेत्र बढ़ाने पर ताप घटाने पर चुंबकत्व बढ़ जाता है। यही कारण है कि ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकत्व का प्रदर्शन नहीं करते हैं। ठीक है। ये पदार्थ जो होते हैं, ये जब इसमें ऊष्मीय विक्षोभ होता है तो ये पदार्थ ऊष्मीय परमाणुओं में ऊष्मीय विक्षोभ होता है इसमें, तो ये अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। ठीक है। लेकिन जब इन पदार्थों को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, अब जैसे ये यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो ये अभिविन्यस्त है, इधर उधर इसमें विक्षोभ होता रहता है, इधर उधर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। ठीक है। जब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उपस्थित है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में है ये, तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो प्रत्येक परमाणुवीय चुंबक पर एक बल लगता है, एक बल आघूर्ण लगता है, जो चुंबक को घुमाकर बाह्य क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, जिसके फलस्वरूप अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु बाह्य क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ये एक दिशा में हो जाते हैं या एक दिशा में होने का प्रयास करते हैं, और पदार्थ चुंबकित हो जाता है। परमाणु पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में संयुक्त होकर परिणामी क्षेत्र को बढ़ा देता है। ठीक है। और यदि यह बाह्य क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जब पदार्थ के सभी परमाणु चुंबक बाह्य क्षेत्र के साथ संरेखित हो जाता है और परिणामी चुंबकत्व तो अधिकतम हो जाता है। ठीक है। अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, इसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होता है? जब इन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रत्येक परमाणुवीय चुंबक पर एक बलयुग्म आरोपित होने लगता है, जिससे सभी परमाणुवीय चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण की दिशाएं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो जाती हैं। तब ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होना शुरू हो जाती हैं जब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है। तब इस पर एक बलयुग्म आरोपित हो जाता है, तो एक दिशा में ये संरेखित हो जाते हैं। परमाणुवीय चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की दिशाएं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो जाती हैं। इस प्रकार ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में सूक्ष्म रूप से चुंबकित हो जाते हैं और ये उधर चुंबकित होना शुरू हो जाते हैं। नोट,
ताप बढ़ाने पर परमाणुीय चुंबकों की दिशाएं पुनः अनियमित होने लगती हैं, जिससे अनुचुंबकत्व का लक्षण कम होने लगता है। अगर ताप बढ़ा देंगे इसका तो फिर से ये जो चुंबक की दिशाएं होती हैं वह अनियमित रूप से इधर उधर गति करना शुरू कर देती हैं। प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं के अंतिम ऑर्बिटल पूर्णतः भरे होते हैं। इनके दोनों कक्षीय इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण परिणाम के समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। यही कारण है कि ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकत्व का प्रदर्शन नहीं करते हैं। यानी ये इनके जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके परमाणुओं का परमाणुवीय चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। इन परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह सम संख्या होती है, हमेशा इवन संख्या में पाया जाता है और ये परस्पर विपरीत दिशा में चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉन के इसके पूरे युग्म बन जाते हैं। तो जिसके फलस्वरूप ये पूरे परमाणु का परमाणुवीय चुंबकीय आघूर्ण शून्य मिलता है। इसलिए इन पदार्थों के परमाणु चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करते हैं। ठीक है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। जब इन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लारेंज बल लगता है। यानी इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के जब प्रभाव में रखेंगे वहाँ पर तो ये इनके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लारेंज बल लगता है, आरोपित होने लगता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति मदित हो जाती है। तब इसकी जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वह क्या होती है, धीमा होना शुरू हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के संगत धारा का मान अलग अलग हो जाने से M बराबर IA यानी द्विध्रुव आघूर्ण बराबर धारा गुणे उसका क्षेत्रफल। यहाँ पर किसी धारा लूप के लिए होता है, किसी धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण है के अनुसार दोनों के चुंबकीय आघूर्ण अलग अलग हो जाते हैं। इसके अनुसार क्या होते हैं, उसके चुंबकीय आघूर्ण अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त परिणामी चुंबकीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिदिश प्राप्त होता है। इसी कारण ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में सूक्ष्म रूप से चुंबकित हो जाते हैं। तभी उधर सूक्ष्म रूप से चुंबकित होना शुरू हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पूरे परमाणु का एक परमाणुवीय चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, जिसकी दिशा बाह्य क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। इस प्रकार ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ की उपस्थिति में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकत्व पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थों पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय की व्याख्या। ये लौह चुंबकत्व की व्याख्या। इन चुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं के किसी ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अवश्य अयुग्मित होता है। यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में अयुग्मित रहेगा। इसलिए इसका भी प्रत्येक परमाणु एक परमाणुवीय चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसलिए ये परमाणुवीय चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। परंतु इन पदार्थों के अंदर कुछ विशेष प्रकार की जटिल अन्योन्य प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक है। प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। यानी ये पहले जो है कि ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में लौह चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं ये बिना युग्म के एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को बनाते रहते हैं, जिससे कारण ये पूरे परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण काफ़ी अधिक हो जाता है इनका। ठीक है। जिससे इन पदार्थों के अंदर असंख्य छोटे छोटे प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं। इन्हें डोमेन कहते हैं। ठीक है। यानी उन पदार्थों के अंदर जो असंख्य छोटे छोटे प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं और जो प्रभावी क्षेत्र बनते हैं उसके अंदर वे क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। एक डोमेन के अंतर्गत लगभग 10⁻7 से 10⁻21 तक परमाणु चुंबक पाए जाते हैं। यानी ये पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ जिनके परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण काफ़ी अधिक होता है,
जिनके परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण काफ़ी अधिक होता है। इनके परमाणुओं में एक ही दिशा में चक्रण करने वाले यानी एवं बिना युग्म के एक से अधिक इलेक्ट्रॉन बनते हैं, जिनके कारण ही पूरे परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण काफ़ी अधिक हो जाता है। इस प्रकार लौह चुंबकीय पदार्थों का प्रत्येक परमाणु चुंबक होता है, जिनसे कुछ अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में कुछ ऐसी क्रियाएं होती रहती हैं कि जिसके कारण ये परमाणु चुंबकों का असंख्य अतिसूक्ष्म आकार के प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें हम डोमेन कहते हैं। ठीक है। और प्रत्येक डोमेन का मान 10⁻7 से जिसके अंतर्गत एक डोमेन यानी प्रत्येक डोमेन के मान लगभग 10⁻7 से 10⁻21 तक होता है। एक प्रत्येक डोमेन में जितने डोमेन होंगे, प्रत्येक डोमेन में 10⁻7 से 10⁻21 तक परमाणु चुंबक होते हैं। ठीक है। अब ये जिन चुंबक के चुंबकीय अक्ष की एक ही दिशा, परंतु इनके जो बगल के डोमेन होंगे विभिन्न दिशा में संरेखित होते हैं। ठीक है। उसमें विक्षोभ के कारण सभी डोमेन स्वतः ही चुंबकीय प्रवृत्ति की स्थिति में होते हैं। ये उसमें विक्षोभ के कारण स्वतः ही क्या होते हैं, उसमें विक्षोभ के कारण सभी डोमेन स्वतः ही चुंबकीय प्रवृत्ति की स्थिति में होते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी ये डोमेन अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। पदार्थ का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहता है। इसी कारण लोहे का प्रत्येक टुकड़ा चुंबक नहीं होता है। ठीक है। जिसके कारण ये प्रत्येक चुंबक का टुकड़ा लोहे नहीं हो पाता है। यह डोमेन जो होते हैं, इस प्रकार ये डोमेन अपना स्वयं एक प्रबल चुंबकीय आघूर्ण बना लेते हैं, नहीं होता है। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी एक तीव्र चुंबकीय भाग व्यवहार करता है, लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो डोमेन होते हैं इस प्रकार अनियमित ढंग से इधर उधर बिखरे रहते हैं। ये एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और पूरे पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। इसलिए लोहे का प्रत्येक टुकड़ा चुंबकित नहीं हो पाता है। ठीक है। यानी जब लौह चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनका चुंबकत्व निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। लौह चुंबकीय पदार्थ को दो प्रकार से चुंबकित किया जा सकता है। अच्छा, डोमेन का सही मतलब बता, धारावाही चालक या चुंबकीय द्विध्रुव को डोमेन कहते हैं। ये धारावाही चालक जो होता है या चुंबकीय द्विध्रुव को डोमेन कहते हैं। ठीक है। तो डोमेन किसे कहते हैं, धारावाही चालक या चुंबकीय द्विध्रुव को डोमेन कहते हैं। तो इसके जो लौह चुंबकीय पदार्थ के लौह चुंबकीय पदार्थों को दो प्रकार से चुंबकित किया जा सकता है, इसका जो है अगला टॉपिक में आपको ये दोनों प्रकार पढ़ाए जाएंगे।